हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत हूं। अब मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लिंक को सभी लोग शेयर कर दें ग्रुप में। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, नागपुर, गांधीनगर और चेन्नई। ठीक है, अगर आंसर की बात करते हैं तो ये आपका है नागपुर। बात कर लेते हैं नागपुर की। तो दुनिया का पहला समावेशी विकास पार्क बना है। अगर बात कर लेते कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग एक्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग एक्ट जो है वो किस वर्ष आया? तो ये 2016 में आया। ओके, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब बनाते हैं तो 3 दिसंबर को बनाते हैं, और पहली बार 1992 में बनाया गया था। और 3 दिसंबर को हम विकलांग दिवस के रूप में, यानी कि जितने भी भारत में विकलांग हैं उनको जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को हम मनाते हैं विकलांग दिवस। और एक्ट की अगर बात करेंगे तो 2016 में आया था। ओके, अगर हम बात करते हैं नागपुर की, तो नागपुर को हम संतरा सिटी कहते हैं, ठीक है, ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं हम नागपुर को। ओके, और नागपुर आपका महाराष्ट्र में, यहाँ पर है आपके एमएच में। गांधीनगर आपके गुजरात में है, यानी कि गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर। बात कर लेते हैं हैदराबाद की स्थापना। तो हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिच खाने की थी। ओके, अगर हम नागपुर नाम से आपने सुना होगा, एक छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ये आपके 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, जैसे आपके झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस 4 राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है, जैसे आपका हो गया झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में आता है, भारत के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है, और आपके खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हम इसे भारत का रूर कहते हैं, यानी कि इसको भारत का रूर या खनिजों की आत्मा कहा जाता है इसको। अगर हम बात करेंगे ये कितनी नदियों के साथ है, तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और आपकी बराकर रिवर, यानी कि 3 नदियां इसके किनारे हैं और 4 राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है और आपके खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर के पठार की और भी बात करेंगे तो उसकी उच्चतम चोटी जो है, उच्चतम चोटी वो आपकी है पारसनाथ की पहाड़ियां। पारसनाथ की पहाड़ियां, तो इनका जो अधिकतम हिस्सा है वो आपके झारखंड में है। और छोटा नागपुर के पठार से और भी एक पहाड़ियों की सीमा स्पर्श करती है, जिसको हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां। तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, जो आपके खनिजों की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, और 3 नदियों के साथ सीमा को स्पर्श कर रहा है,
यानी कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और बराकर नदी। ठीक है, दो पहाड़ियों के साथ कर रहा, राजमहल की पहाड़ियां और सबसे ऊंची आपकी जो छोटा नागपुर की पहाड़ी है वो आपकी है पारसनाथ की पहाड़ियां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 40वीं रैंक है, 41वीं रैंक है, 42वीं रैंक है, ये आपकी 45वीं रैंक है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो बौद्धिक सूचकांक है इसको कौन संगठन जारी करता है। तो इसको संगठन जारी करता है यूएस चैम्बर्स एंड कॉमर्स, ये संगठन इसको जारी करता है। इस बार जो इंडिया की जो रैंक है आपकी वो आपकी 42वीं रैंक है। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा इसका क्या, 42वीं रैंक। अगर बात करेंगे कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है, टॉप 3 हमको पता होना चाहिए। तो पहले पे आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे आपका यूके यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे आपका फ्रांस है। तीसरे नंबर पे आपका फ्रांस है। तो इंडिया की इस बार की जो रैंक रखी गई है वो क्या है आपकी 42वीं रैंक है। अगर और बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस कब बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस हम 26 अप्रैल को बनाते हैं। 26 अप्रैल को बनाते हैं। इसमें टोटल जो कंट्री शामिल है वो आपकी टोटल कंट्री शामिल है, यानी कि टोटल कितने देश शामिल है इसमें, तो टोटल आपके 55 देश शामिल है। तो 55 देशों में जो भारत की रैंक है वो क्या है आपकी 42वीं रैंक है। इसको यूएस चैम्बर्स एंड कॉमर्स इसको क्या करता है, रिलीज करता है। और पहली रैंक आपकी अमेरिका, दूसरी रैंक यूनाइटेड किंगडम और तीसरी रैंक आपकी फ्रांस। और भारत की जो रैंक आ रही है वो 42 निकल के आ रही है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण के विषय पर ध्यान देने के साथ यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी हाल ही में कहां पर की गई है। पहला ऑप्शन है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है महाराज सिया रिजो विश्वविद्यालय, तीसरा आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है आपका महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय। इसका अगर सही आंसर डिसाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका ये जो विश्वविद्यालय है आपका बड़ोदरा में है, यानी कि गुजरात में है विश्वविद्यालय आपका। अगर बात कर लेते हैं बड़ोदरा की तो भारत की पहली या भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय, यानी कि रेल विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है, तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय जो है आपका वो भी आपका बड़ोदरा में है। यानी कि रेल यूनिवर्सिटी पहले कहां पर है, तो गुजरात के बड़ोदरा में है। ओके, अगर विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम, तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था वो 1904 में आपका आया था। और इस समय जो भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। इनका शासन टाइम था 1899 से लेके 1905। तो लॉर्ड कर्जन के समय में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, एक तो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था और दूसरा बंगाल विभाजन हुआ था। दूसरा हुआ था आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई को 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, लेकिन इसको प्रभावी बनाया गया था 16 अक्टूबर, यानी कि लागू किया गया था 16 अक्टूबर
1905 से 1905 से, ये डेट आप याद रखें क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था। इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। और विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था वो किसके समय में आया था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। यहाँ पे ऑप्शन में यार आंसर था आपका बनारस यूनिवर्सिटी। बनारस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय एक पेशे से वकील थे। इन्होंने चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा था और वहीं से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। लेकिन चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी, किन्हीं किताबों में आपकी 4 फरवरी को दे रखा है, 1922 में हुआ था। इस कांड, जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड का जो मुकदमा लड़ा था वो मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। इसमें कुल मिला के 170 लोगों का इन्होंने बचाव कर लिया था। तो 170 लोगों को इन्होंने बचा लिया था। इसके कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। और उससे पहले 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप बनारस जो देखेंगे तो वो गंगा नदी के किनारे है। 84 घाटों की भूमि भी कहते हैं हम इसको, 84 घाटों की भूमि भी कहा जाता है आपके बनारस को, क्योंकि यहाँ पर कितने घाट हैं आपके? 84 घाट है। अगर बात करते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां के द्वारा तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपका फ्रांस भारत, भारत जापान, भारत अमेरिका और भारत यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर हम इसका आंसर को देखेंगे तो इसका आंसर होगा आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। अगर हम अमेरिका के साथ में एक्सरसाइज को देखेंगे तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है हमारी, युद्ध अभ्यास होता है हैंड इन हैंड। ओके, बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो आपकी लंदन है और मुद्रा है वो पाउंड है। संवैधानिक राजतंत्र, यूनाइटेड किंगडम भारत, जैसे भारत का संविधान आपका संविधान है, वैसे यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो संवैधानिक राजतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है आपका। तो संवैधानिक राजतंत्र विश्व के अन्य देशों में भी लागू है, जैसे आपका बेल्जियम हो गया, तो बेल्जियम में भी आपके लागू है संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि इसमें उत्तराधिकारी शासन है कि राजशाही शासन है। तो ऐसा आपका बेल्जियम में भी है, कंबोडिया में भी है, नॉर्वे में भी है, स्पेन में भी है, आपके नीदरलैंड्स में भी आपका संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि इसमें उत्तराधिकारी का शासन है। ऐसे बहुत सारे देश है इसमें आपका उत्तराधिकारी का शासन है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लोरा हथियार पद्धति के तहत भारत में निर्माण व आपूर्ति के किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है इजराइल और चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका।
अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका इजराइल। लोरा की अगर बात करेंगे तो लोरा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है लोरा। इजराइल की अगर बात करते हैं तो इजराइल की जो आपकी कैपिटल है वो है जेरूसलेम या यरूशलेम, दोनों कैपिटल हैं आपकी। और मुद्रा की बात करते हैं तो आपके न्यू शेकेल, इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। इजराइल की जो सीमा लगती है वो आपके मिस्र से भी लगती है, लेबनान से भी लगती है आपकी सीमा, और आपकी सीरिया से भी लगती है, जॉर्डन से भी लगती है। यानी कि सीमा जो लग रही है वो आपकी मिस्र से भी लग रही है इजराइल की, लेबनान से भी लगती है, और आपकी सीरिया से भी सीमा लगती है। इतने देशों से सीमा लगती है। अगर एक बात करें एक सागर की, एक सागर है आपका मृत सागर, मृत सागर, जो आपके 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, जैसे इजराइल हो गया आपका एक, और आपके जॉर्डन के साथ सीमा बनाता है, जॉर्डन और फिलिस्तीन के साथ भी सीमा बनाता है। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है मृत सागर। एक खारा पानी आता है इसमें आपका, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। तो डेनमार्क की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, और यहीं पर आपका एक द्वीप स्थित है जिसको हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यानी कि ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। अगर विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करेंगे तो वो है आपका माजुली, जो आपके भारत में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके, अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो आपकी वाशिंगटन है, और वाशिंगटन जो है वो आपके पोटोमेक नदी के किनारे है। फ्रांस की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल आपकी पेरिस है, और पेरिस जो है आपकी वो सीन नदी के किनारे है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी 2023 के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश? अगर सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो इंडेक्स है, जो साक्षरता सूचकांक है आपका, ये 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरू किया जाता है, जिसमें पहला नंबर आपके पश्चिम बंगाल का है और अंतिम नंबर जो है वो आपके उत्तर प्रदेश का है। यानी कि पहले प्लेस पे आपके पश्चिम बंगाल होगा, इसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, और जो आपके लास्ट स्टेज पे होगा वो आपके होगा यूपी। ये जो इंडेक्स है ये 2026 और 27 तक रहेगा। तो अगर हम फाउंडेशन लिटरेसी की बात करेंगे तो पहले राज्य आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, वेस्ट बंगाल होगा। ओके, तो वेस्ट बंगाल आपके नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश की जो सीमा है वो आपके भारत के साथ जितने भी पड़ोसी देश है उसमें सबसे अधिक लंबाई अगर किसी की सीमा की है तो वो आपके बंगाल की है। नेपाल से उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं आपके नेपाल की सीमा से। कितने जिले लगते हैं? 7। ओके, तो ये 10 वर्ष से कम बच्चों के लिए लागू किया जाता है, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम होती है उनमें। तो उसमें जो पहला स्थान है वो किसका है? पश्चिम बंगाल का, और अंतिम जो है वो किसका है? आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में स्थापित आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद से जुड़ी किस संगठन की एक विशेष एजेंसी है? ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन,
और एशियाई विकास बैंक। हम बात कर लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका है मनीला में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में है। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं। और एशियाई विकास बैंक को ADB बैंक के नाम से हम जानते हैं, और इसको हम WTO के नाम से जानते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक की बात करेंगे तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपके वाशिंगटन में है। अगर इसकी बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी कि ये भी आपके कहाँ पर है, USA में है। और वाशिंगटन भी आपका कहाँ पर है, USA में। तो हम इसको कंप्लीट बोलते हैं वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रश्न है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करेंगे कि एक विशेष एजेंसी है तो किस संगठन से जुड़ी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर हम बात कर देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो आपके मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल आपके कनाडा में है। बात करते हैं कनाडा का मॉन्ट्रियल क्यों प्रसिद्ध है, तो कनाडा का मॉन्ट्रियल आपके कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, कागज उद्योग सबसे ज्यादा जो होता है वो आपके कनाडा में होता है। अब मॉन्ट्रियल एक प्लेस है, वहीं पर सबसे ज्यादा आपके कागज उद्योग का उत्पादन होता है। ओके, अगला प्रश्न चर्चा में रहा चक्रवात रेडी किन देशों में आया। तो पहला प्रश्न ऑप्शन है आपका जापान व मोजाम्बिक, दूसरा है मोजाम्बिक और भारत, और तीसरा ऑप्शन है मेडागास्कर और अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है आपका मेडागास्कर और मोजाम्बिक। सही आंसर की तरफ अगर हम चलेंगे तो सही आंसर है आपका मेडागास्कर और मोजाम्बिक। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में आपके मेडागास्कर। और हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। बात करते हैं कहां पर आया, तो चक्रवात। तो चक्रवात को हम कहते हैं साइक्लोन, जिसका अर्थ होता है सांप जैसी कुंडली। सांप जैसी कुंडली, तो सांप जैसी कुंडली यानी कि जो चक्रवात आपके आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं, और सांप भी इसी प्रकार से बैठता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सांप में जो हम अपनी कुंडली बना के जो बैठता है तो हम उसको रिप्स कहते हैं। रिप्स मतलब होता है आपकी पसलियां। तो सांप एक ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे ज्यादा रिप्स होती है। तो सांप में जो रिप्स होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी 200 से लेकर 400। जो पसलियों की संख्या होती है, जो हम पसलियों से इससे हम हाथ को मुड़ा सकते हैं, तो जो पसलियां होती हैं वो सांप में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए सांप क्या होता है, कुंडली मार के बैठ जाता है। बट अगर मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कि टोटल मिला के कितनी होती हैं आपकी 24 होती हैं टोटल मिला के। ठीक है, तो साइक्लोन जो होता है वो आपके निम्न दाब क्षेत्र में आता है। निम्न वायु दाब का केंद्र होते हैं, साइक्लोन का केंद्र होते हैं। इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात की आंख कहा जाता है, यानी कि आइस ऑफ साइक्लोन कहा जाता है इसे। आइस ऑफ साइक्लोन के नाम से हम जानते हैं। तो ये चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है सांप जैसी कुंडली। तो निम्न वायु दाब के क्षेत्र में आता है। अगर चक्रवात में कोई चेतावनी नहीं है तो वो हरा दिखेगा, मतलब अगर चक्रवात ना आने का संकेत है तो वो क्या दिखेगा, आपका हरा कलर का होगा। तो हम इसे कहते हैं निम्न वायु दाब के क्षेत्र में होता है। वायु दाब की अगर बात करेंगे तो वायु दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मेडागास्कर और मोजाम्बिक में
आया था। तो मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है आपका मेडागास्कर। रिप्स अगर है तो मानव में 12 जोड़ी रिप्स पाई जाती हैं, जो टोटल मिला के कितनी होती, अगर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो टोटल मिला के कितनी होगी, 24 होंगी। तो सबसे ज्यादा रिप्स जो होती है, पसलियां जो होती है, वो किसमें होती हैं, आपके सांप में होती हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सकल सेवा एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन है आपका 2025, ऑप्शन है आपका 2047, 2045 और 2030। सही आंसर होगा इसका, भारत सरकार ने निर्णय लिया है केंद्रीय बजट जो आपका लागू हुआ था 2022 और 23 में, उसमें 2047 तक जो एनीमिया है उसको खत्म करने का पूरी तरह से क्या करा गया, लक्ष्य रखा गया है एनीमिया को खत्म करने का। एनीमिया को खत्म करने का पूरी तरह से 2047 लक्ष्य रखा गया है। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जो होता है वो शरीर में लोहे या आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है आपका एनीमिया। जो क्या होता है, आरबीसी का जो सामान्य स्तर है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आरबीसी का सामान्य स्तर को कम कर देता है और इसके साथ में जो हीमोग्लोबिन का जो हमारे सामान्य स्तर जो होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर हम बात करेंगे आयरन की, तो आयरन को आवर्त सारणी में 26 यानी कि Fe26 से दर्शाया गया है। तो आवर्त सारणी की बात करेंगे तो आवर्त सारणी आपके मेंडेलियफ ने दी है। ओके, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को, 24 फरवरी को, 27 फरवरी को या 20 फरवरी को। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा 20 फरवरी। अगर बात कर लेते हैं 21 फरवरी की, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के नाम से मनाया जाता है। 24 फरवरी की बात करेंगे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है आपके। अगर बात करेंगे 27 फरवरी की तो विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यानी कि 21 को मातृभाषा दिवस मनाते हैं, 24 को हम मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 27 फरवरी को मनाते हैं विश्व सतत ऊर्जा दिवस। और सामाजिक न्याय दिवस की अगर हम बात करेंगे तो हम वो 20 फरवरी को बनाते हैं। बात समझ लेते हैं कि उत्पाद शुल्क क्या होता है। यानी कि टैक्स हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया और आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे आपका जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो आप समझ लो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे मान लो कि अगर कोई एक्स व्यक्ति है और इसी व्यक्ति से टैक्स वसूला जाता है, यानी कि जिस पर लगाया जाता है और उसी से वसूला जाता है, तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, जैसे आपके ऊपर लगाया एक्स पे जाता है लेकिन वसूला वाई से जाता है, तो हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी किसी अन्य व्यक्ति पर लगाया गया और किसी अन्य व्यक्ति से वसूला गया, तो हम इसको कहेंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। यही आपका डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ओके, तो डायरेक्ट टैक्सेस होता है हमारा ओके जैसे हमारे आय यानी कि सैलरी हमारी होती है तो हमारे ऊपर ही टैक्स लगता है, और जो जीएसटी है वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है, कल मिलते हैं फिर से आपको 6:30 पे। ओके, गुड।